हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगला टॉपिक, जिसका नाम है अपना टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की जो परागण होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो परागण देखिए बच्चों, आप परागण के अलग अलग प्रकार के होते हैं। परागण आप सभी जानते हो, परागकोश से पराग कण का निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर जाकर उसको परागित करना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। या नर पुष्प के नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। अब अपन यहाँ पर जो परागण है, कौन से परागण के प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर, क्रॉस पॉलिनेशन के। किसके, क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक है ना, कि जो पर परागण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर याद रखना, ये अपना कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जो पर परागण होता है, पर परागण में याद रखना मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यम के आधार पर, किसके आधार पर, माध्यम के मतलब में परागकोश से पराग कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए उस पराग कणों को जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उस माध्यम के आधार पर पराग कणों को निम्न भागों में बांटा है, जैसे कि जंतु परागण। ठीक है ना। तो जब परागकोश से परागकण किसी जंतु के माध्यम से मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण में पहला आता है आपका कौन सा परागण, कीट परागण। कौन सा परागण आता है जंतु परागण में, पहला आपका कीट परागण। तो जंतु परागण में आता है आपका पहला कौन सा परागण, कीट परागण। तो देखो आप, कीट परागण में पहला अपना होता है, जैसा कि कीट परागण क्या होता है, कीट परागण वह परागण होता है जिसमें परागकोश से परागकण कीट के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर स्थानांतरित होते हैं, उसे बोलते हैं कीट परागण। अब कीट मधुमक्खियों के द्वारा भी परागण होता है, तितलियों के द्वारा भी परागण होता है। ठीक है ना, कई कीटों के द्वारा, तो इसे बोलते हैं अपन कीट परागण। कीट परागण के लिए उस पौधे में क्या क्या अनुकूलताएं होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रंग, वो पौधा कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर सुंदर होगा तो कीट उसकी तरफ क्या होगा, उसकी सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो कीट परागण के लिए पुष्प या पौधे का सुंदर होना बहुत ही आवश्यक होता है, विशेषकर पुष्प का, जिसके कारण कीट उसकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरा होता है मकरंद। क्या होता है, मकरंद। मकरंद का मतलब आप जानते हो कि मकरंद का मतलब होता है कि जो पुष्प होता है उससे जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसमें शर्करा होती है, जिसको कीट क्या होते हैं, चूसते हैं। ठीक है ना। तो वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो पुष्प मकरंद को ज्यादा स्रावित करेगा तो कीट उसकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, उस पुष्प पर बैठेंगे, जिससे उस पर परागकण चिपक जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या है, मकरंद भी उस पुष्प से स्रावित होना चाहिए। चौथी सुगंध। कैसी, सुगंध। तो कहने का मतलब है कि उस पुष्प के अंदर क्या होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए। अगर पुष्प में क्या आएगी, अच्छी सुगंध आएगी, तो कीट उस सुगंध के कारण उसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। तो सुगंधित पौधों की तरफ प्रायः कीट अधिकतर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये कीट परागण के लिए क्या है, शर्तें हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कीट परागण के लिए उस पुष्पीय पौधे में क्या क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कीट परागण में पहला साल्विया एक पौधा है जिसमें कीट परागण होता है। कौन सा, साल्विया, जो कि लेवी बेटी कुल के अंतर्गत आता है। साल्विया कौन सा पौधा है, जो कि लेविएटी कुल के अंतर्गत आता है। लेविएटी कुल है, एक पौधों का कुल है जिसमें उसको रखा जाता है। तो उसके अंतर्गत क्या आता है, आपका साल्विया आता है। इस साल्विया में किस तरीके से कीट परागण होता है, तो याद रखना, जो साल्विया का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, द्विओष्टीय होता है। कैसा होता है, द्विओष्टीय। कैसा, द्विओष्टीय होता है। द्विओष्ट की मतलब इसमें दो लिप्स होते हैं। देखो एक ओष्ठ ये, एक ओष्ठ ये, जैसे अपने नहीं होता है अपर लिप्स और लोअर लिप्स। ठीक है ना, ऐसे ही साल्विया का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, द्विओष्टीय होता है। कितने होता है, दो। और इसके दोनों ओष्ठ होते हैं, ये इसके जो दोनों ओष्ठ होते हैं, ठीक है ना, द्विओष्ठीय होता है। और ऊपरी जो ओष्ठ होता है, ये दोनों ओष्ठ दलों से मिलकर बने होते हैं। ऊपरी ओष्ठ में कितने दल होते हैं, 2 दल होते हैं। और निचले ओष्ठ में कितने दल होते हैं, 3 दल होते हैं। तो साल्विया का जो पौधा है ना, इसके जो ऊपरी ओष्ठ में
नर जननांग भी होता है, और नर जननांग मतलब में पुंकेसर भी पाया जाता है, पुंकेसर भी पाया जाता है, और मादा भाग क्या भी पाया जाता है, जयांग मतलब में अंडक, या अंडक मतलब में स्त्री केसर भी पाया जाता है। मतलब में पुमंग की इकाई पुंकेसर और जयांग की इकाई अंडक या स्त्री केसर भी पाया जाता है। कौन से भाग में? इसके अपर लिप्स या ऊपर वाले ओष्ठ में पाया जाता है। देखिए आप, ये देखिए आप, ये तो इसका कौन सा भाग है, ये वाला आप देख ही रहे होंगे, ये वाला भाग इसका कौन सा भाग है, ये तो साल्विया के ऊपरी ओष्ठ में कौन सा भाग होता है, दोनों ही भाग पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्त्री केसर वाला भाग भी पाया जाता है, देखो ये इसका स्टिग्मा है, स्टाइल है, ठीक है ना। और कौन सा वाला भाग भी पाया जाता है, ये लिखा है ना, फर्टिलाइल एंथर लो, मतलब में पुंकेसर वाला भाग भी पाया जाता है। और इसका जो निचला, याद रखना, इसमें दो तरह के पुंकेसर होते हैं साल्विया में। कितने तरह के? दो। एक पुंकेसर ऊपर वाला होता है जो कि परागकणों को स्रावित करता है, और दूसरा जो पुंकेसर होता है वो बंद होता है। कैसा होता है? बंद, ठीक है ना। एंथर लो, बंद मतलब जो परागण में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। तो दो तरह के पुंकेसर होते हैं। तो होता क्या है बच्चों को, जो साल और जो इसका नीचे का ओष्ठ आप देख रहे हो, ये नीचे वाला ओष्ठ, ये नीचे वाला ओष्ठ, ये जो ओष्ठ है ना, कीट के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जिस पर आकर कीट क्या हो जाता है, बैठ जाता है। अब होता क्या है, और ये बात भी आपको याद रखना है कि साल्विया में पहले एंटर सेक मतलब में परागकोश या परागकण पहले परिपक्व होते हैं, उसके बाद में क्या परिपक्व होता है, अंडाशय परिपक्व होता है, या आप यूं कह सकते हो कि बाद में अंड कोशिका या स्त्री केसर वाला भाग परिपक्व होता है, ठीक है ना। तो पहले इसमें पुमांग या पुंकेसर वाले हिस्सा परिपक्व होता है, मतलब में परागकोश परिपक्व होता है, और बाद में इधर अंडक कोशिका या अंड कोशिका परिपक्व होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही परागण होगा, तो मान लीजिए ये कीट है, मैंने दो स्ट्रक्चर बनाया इसमें, ये कीट है, जैसे इसके यहाँ पर उड़कर नीचे वाले ओष्ठ या मंच पर बैठता है, तो जैसे कि ये बैठ गया, ठीक है ना। अब ये कीट जैसे ही इस पुष्प के ऊपर बैठता है, तो ऊपर वाला जो परागकोश से जो परागकण है, उर्वर इसे बोलते हैं हिंदी में उर्वर, और इसे बोलते हैं बंद। तो उर्वर परागकोश से जैसे ये बैठेगा ना, तो इसके पंख पर ऊपर की तरफ ये जैसे इसका, तो इससे परागकण निकलकर इसकी क्या हो जाएगी, परागकण निकलकर कहाँ बैठ जाएंगे, परागकण कहाँ चिपक जाएंगे, इसकी पंख पर चिपक जाएंगे। अब ये साल्विया का पुष्प जैसे ही उड़कर किसी दूसरे साल्विया पुष्प के ऊपर बैठता है, वहां पर जाकर अब ये यहाँ पर इसका मकरंद को स्रावित करेगा। तो जैसे ये यहाँ पर बैठता है ना, तो इस पुष्प में अब क्या, क्योंकि याद रखना अब यहाँ पर क्या परिपक्व हो गई, वर्तिकाग्र। तो जैसे ही ये बैठता है, तो ये जो वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा झुक जाता है, और ये जो वहां से परागकण लाया था, ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं। तो ये देखो कीट के माध्यम से परागकण कहाँ पर आ गए, इस वाले वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे आ गए। कहने का मतलब होता है बच्चों, साल्विया का जो पुष्प होता है वो द्विओष्ठी होता है, उसमें दो ओष्ठ होते हैं, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ। निचला ओष्ठ एक मंच या प्लेटफॉर्म का कार्य करता है, जबकि ऊपरी ओष्ठ में दो तरह के नर और मादा जननांग दोनों होते हैं। इसमें पुमंग भी होता है और इसमें जयांग भी होता है, मतलब पुंकेसर स्त्री केसर दोनों होते हैं। लेकिन याद रखना, इसका जो पहले साल्विया में क्या होता है, परागकोश वाला हिस्सा परिपक्व होता है, बाद में क्या होता है, स्त्री केसर वाला हिस्सा परिपक्व होता है, ठीक है ना। तो साल्विया में दो तरह के पुंकेसर होते हैं, एक उर्वर दूसरा बंद। जैसे ही कीट इस पर बैठता है, तो इससे परागकोश से परागकण निकलकर इसके पंख में चिपक जाते हैं। जब ये किसी दूसरे साल्विया के पुष्प पर जाता है, तो याद रखना इसका ऊपरी ओष्ठ थोड़ा झुका हुआ होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। तो जैसे ये दूसरी पर बैठता है, तो ये परागकण उसके वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाते हैं। तो ठीक है, इसको आप याद रखना, साल्विया में कीट परागण, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आप ऐसे ही अपना कौन सा है, अगला है आपका, ये तो किस में हो गया आपका, साल्विया में कीट परागण हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही कई पुष्पों में होते हैं, जैसे अंजीर में भी होता है। अंजीर का पुष्प, अंजीर का जो पौधा होता है ना, अंजीर में उदुम्बर प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, आपने 11th में पढ़ा था,
उदुम्ब क्या, उदुम्बरक, ठीक है ना। कक्षा 11वीं में पढ़े थे तो अंजीर में उदुम्बरक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है जिस पर रिसेप्टिकल पाया जाता था। इसमें जो अंजीर था तीन तरह के पुष्प पाए जाते थे, नर, मादा और गौर पुष्प पाए जाते थे। तो याद रखना अंजीर में भी क्या पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अंजीर। अब आता है आपका ऑर्किड्स, क्या, ऑर्किड्स। तो ऑर्किड्स जो पौधा होता है ना, ऑर्किड्स में जो परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा। मतलब में ऑर्किड्स का जो पौधा होता है इसमें भी आपका कौन सा परागण पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑर्किड्स में भी आपका कौन सा परागण होगा, कीट परागण होगा, ठीक है ना। अब अपन अगला पढ़ेंगे ऑर्निथोफिली परागण, ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन या पक्षी परागण। क्या बोलते हैं इसको, पक्षी परागण या पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण, ठीक है ना, पक्षी परागण। अब पक्षी भी जंतु है ना, जंतु के अंतर्गत आता है ऑर्निथोफिली। आपसे पूछ ले ऑर्निथोफिली परागण किन में पाया जाता है, पक्षियों में। देखो क्या होता है, वैसे तो पक्षियों के द्वारा बहुत कम परागण होता है, लेकिन जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना उनकी जो चोंच होती है ना वो क्या होती है, काफी बड़ी होती है, जिसके कारण वो जब मकरंद उस पुष्प से चूसती है ना तो उसमें उसके परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो किसी दूसरे पुष्प के मकरंद को वापस चूसने जाती है तो उसके बढ़ती काग पर उनको स्थानांतरित कर देती है। तो स्ट्रेलेजेटिया, ठीक है ना, और साल्मेलिया, इनमें ये परागण पाया जाता है, ठीक है ना। अगला परागण है आपका कौन सा, चिरप्टेरिफिली परागण। मतलब में चमगादड़ के द्वारा। ये परागण किसके द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को किसके द्वारा होता है, आपका चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण को अपन क्या बोलते हैं, चिरप्टेरिफिली बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके किसके द्वारा, जैसे कचनार, कदम्ब में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। चमगादड़ रात में पुष्पों के मकरंद की तलाश में निकलती है। कब निकलती है चमगादड़, रात में। आपने देखा होगा चमगादड़ अधिकतर रात में उड़ती है। तो ये पुष्पों के से परागकण मतलब में भोजन के रूप में उसको ग्रहण करने की तलाश में निकलती है। और अगला है आपका मेलकोफिली परागण। ये किसके द्वारा होता है, याद रखना, ये घोंगे के द्वारा होता है, स्थूल मंजरी में होता है। घोंगे किसके द्वारा, घोंगे के द्वारा ये परागण होता है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हुआ, कीट परागण हुआ। ऑर्निथोफिली परागण पक्षी के द्वारा होता है, चिरोप्टेरिफिली परागण चमगादड़ द्वारा होता है, और मेलकोफिली परागण घोंगे के द्वारा होता है। तो ये आपका जंतु परागण हो गया। इसमें साल्विया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, साल्विया में भी कीट परागण होता है कीटों के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा किसमें होता है, आपका अंजीर में होता है, मदार में होता है, ऑर्किड्स वगैरह, इनमें ये परागण पाया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्या रखेंगे अपन, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है ना। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा परागण, वायु परागण। देखो वायु परागण में क्या होता है बच्चों, जब परागकोश से परागकण निकलकर, जब परागकोश से ये परागकोश हो गया आपका, और ये दूसरे पुष्प का कौन सा वाला हिस्सा हो गया, वर्तिकाग्र। तो परागकोश से परागकण निकलकर वायु में उड़कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर जब पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं वायु परागण। यह जब वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर वायु के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे आप क्या बोलोगे, वायु परागण बोला जाता है, ठीक है ना। तो वायु परागण के लिए बच्चों क्या क्या स्थिति है, देखो आप इसके लिए क्या क्या, इसके लिए पुष्प छोटे होना चाहिए, गंधहीन, गंध की जरूरत नहीं है, रंगहीन, कोई रंग नहीं होता है, ठीक है ना, और कोई उसमें सुंदरता की इंपोर्टेंसी नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो वायु, अब वायु क्या है, वायु के लिए ये तो है नहीं लिविंग प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो कि वो पुष्प को देखेगी, जैसे कीट तो उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो वायु के द्वारा पुष्प क्या होना चाहिए, कोई रंगहीन, भले ही वो रंगहीन हो, गंधहीन हो, छोटे हो, ठीक है ना, तो वो उड़ के इसके माध्यम से इस पर स्थानांतरित हो जाएंगे। पहला अनुकूलन तो ये। दूसरा है
परागकोश से परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। मतलब में इसके लिए यह है कि परागकोश में जो परागकण होते हैं बहुत अधिक संख्या में बनना चाहिए, क्योंकि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस करने में अगर कम बनेंगे तो वो यहीं तक ही यहाँ तक पहुँचने में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वायु परागित पुष्पों में जो परागकण होते हैं ना, वो परागकोश के अंदर बहुत अधिक संख्या में बनकर स्त्रावित होते हैं, जिससे ये अधिक संख्या में निकलकर वर्तिका तक पहुँचते पहुँचते मतलब इनकी संख्या बनी रहे। ठीक है ना। अगला, इन पादपों के परागकण हल्के और चिकने होते हैं, जिससे ये आसानी से क्या, अब परागकण हल्के और चिकने होने चाहिए। ठीक है ना, मैंने उसमें थोड़ा भारी बोल दिया था, वो देख लेना आप अगले वीडियो में। तो इसमें परागकोश से जो परागकण निकलते हैं वो कैसे होने चाहिए, चिकने और हल्के होने चाहिए, जिससे ये आसानी से कब पहुंच सके, वर्तिकाग्र तक पहुंच सके। ठीक है ना। मुक्त द्वली होना चाहिए, मतलब में खुले होना चाहिए। पतझड़ में आसानी से, ये पतझड़ में अधिकतर आते हैं इस तरह के परागकण। ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और इनकी वर्तिकाग्र अधिकतर लंबी होती है, जिसके कारण वो हवा में लहराती रहती है, जिससे परागकोश से परागकण निकलकर आदि से इसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो सके। तो ये आपका वायु परागण है, एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाएगा जल परागण। देखो बच्चों, जल परागण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जलीय पौधा है, ये जल के अंदर पाए जाएंगे, जल परागण है। तो जल के माध्यम से जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं मादा पुष्प के, तो उसे बोलते हैं जल परागण। जब परागण की क्रिया किसके माध्यम से हो, जलीय पुष्पों के माध्यम से हो, तब आप उसको क्या बोलोगे, जल परागण बोलोगे। क्या बोलोगे आप उसको, जल परागण। तो जल परागण बहुत सारे पौधों में, जैसे हाइड्रीला में होता है, ठीक है ना, इलेडिया में होता है, बेलिस्नेरिया में होता है। अब बेलिस्नेरिया में क्या होता है कि जो नर पुष्प होता है वो जल के अंदर परिपक्व होता है, फिर अपना हिस्सा बाहर निकाल लेता है, फिर उससे परागकण क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और मादा पुष्प भी जल के बाहर आकर उससे परागकण निकलकर उसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये जलीय परागण है। क्या है ये, जलीय परागण है। ठीक है ना। तो आप इन सबको पढ़ लीजिए, जल के द्वारा होने वाला परागण जलीय परागण है। और एक कीट परागण में आपको मैं बताऊं, एक पौधा आपने देखा होगा, रेफ्लिशिया, नाम भी सुना होगा, जो कि सबसे बड़ा पुष्प है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पुष्प है। क्या आपका, रेफ्लिशिया, जिसका वजन होता है लगभग 15 पाउंड के समथिंग। ठीक है ना। रेफ्लिशिया जो है, क्या, रेफ्लिशिया जो आपका पौधा है, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा पौधा होता है, पुष्प होता है, नहीं सॉरी, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पुष्प होता है। कौन, रेफ्लिशिया। किसका, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लिशिया, जिसका 15 पाउंड के समथिंग क्या होता है, वजन होता है। और याद रखना, इस पुष्प में कहते हैं कि सड़े मांस के जैसी क्या आती है, गंध आती है, जिसके कारण कीट इसकी तरफ आकर्षित होकर इसमें परागण की क्रिया करते हैं। और पहले ये मान्यता थी कि इसमें हाथी के द्वारा परागण होता था, लेकिन वो गलत है। ठीक है ना। तो रेफ्लिशिया में भी क्या पाया जाता है, कीट परागण पाया जाता है, जो पुष्प होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है, इसको पढ़ लीजिए आप, ये परीक्षा में हो सकता है आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे पढ़ेंगे।